Hello once again, welcome to the Infinity classes and myself Kuldeep Pandey, and I will continue the previous topic machine part 2 today. And in this class basically we will know that what you mean by the principle of the machine, and last previous classes I have to discuss that what you mean by the VR as well as mechanical advantage and lot of the points I have to discuss in the previous classes. Today the topic is that what you mean by the principle of the machine. Today we will discuss at this topic what is the principle of the machine. It's a very important phenomenon as well as possible to evaluate the complex situations in the field of the machine. And let's come to the topic and see what is the principle of the machine. Students, as we know that principle of the machine means कि what at which basis, what is the basis to work to a machine. मशीन किस सिद्धांत के ऊपर काम करता है, that is the known as a principle of machine. इसी को हम क्या कहते हैं, principle of machine. It is a very easiest concept, but as well as important too. So you have to concentrate at the topic which is a principle of a machine. So according to the principle of the machine, we will know what is the principle of machine. First of all, discuss that when energy is supplied to a machine by applying effort. जब किसी मशीन के ऊपर आप किसी एनर्जी को कोई भी एफर्ट लगाते हो, it overcomes the load by doing some useful work on it. तो उसमें कुछ यूजफुल कार्य आपको करके मिलता है. तो वहीं से रिलेटेड दो टॉपिक्स अराइज होते हैं कि व्हाट यू मीन बाय द एफर्ट पॉइंट्स एंड व्हाट यू मीन बाय द लोड पॉइंट. अगर बहुत साधारण शब्दों में इसको समझना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि एफर्ट पॉइंट क्या होता है कि द पॉइंट एट विच एनर्जी इज सप्लाइड टू अ मशीन बाय अप्लाइंग द एफर्ट इज कॉल्ड द एफर्ट पॉइंट. मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट के ऊपर मशीन के जिस मुख्य बिंदु के ऊपर आप एफर्ट लगा करके जो भी उसको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, दैट इज अ इनपुट सोर्सेस. आप इसको एक इनपुट सोर्सेस की तरह भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे बात करेंगे हम एफर्ट पॉइंट की. तो एफर्ट पॉइंट का मतलब हुआ कि जिस पॉइंट के ऊपर आप एफर्ट लगा करके मशीन को एनर्जी प्रोवाइड कराते हो, उसी पॉइंट को बोलते हैं एफर्ट पॉइंट. स्टूडेंट्स, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोड पॉइंट. व्हाट यू मीन बाय द लोड पॉइंट? सो वेरी सिंपल फिनोमिनन. You can say that load point is the point where energy is obtained by overcoming. It means that कि जिस पॉइंट के ऊपर आप एनर्जी लगा रहे थे और उस एनर्जी के रिजल्ट के फॉर्म में जो भी आपको मिलता है, मतलब मशीन के लोड के ऊपर. सो यू कैन से द पॉइंट वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरकमिंग द लोड इज कॉल्ड द लोड पॉइंट. इसके आगे बढ़ते हुए जब हम बात करते हैं इनपुट एनर्जी, तो ये इनपुट एनर्जी आपका एफर्ट पॉइंट से रिलेट करता है. इसका मतलब ये हुआ इनपुट एनर्जी का द वर्क डन एट एफर्ट पॉइंट. एफर्ट पॉइंट के ऊपर जो आपके द्वारा वर्क डन किया गया वही को बेटा बोलते हैं इनपुट एनर्जी. ये एक इनपुट सोर्सेस की तरह एक्ट करेगा. मतलब जो चीजें जितना फोर्स आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, जितना वर्क डन कर रहे हो, वही वर्क डन आपका इनपुट एनर्जी होता है. वैसे भी हम जानते हैं कि वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एनर्जी. So energy is what you mean by the energy? Energy means the capability to do work. कार्य करने की क्षमता ही तो आपकी एनर्जी होती है. सो बेसिक हम कहेंगे कि जो इनपुट एनर्जी है, सो यू कैन से दैट वर्क डन एट अ एफर्ट पॉइंट. दैट मींस अब आपको वर्क का डेफिनेशन तो पता ही होता है. वर्क क्या होता है? बेसिकली एफर्ट दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. काम और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसी को बेटा हम एफर्ट कहते हैं. सो वेरी सिंपल, यू कैन से एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द एफर्ट. इसी तरह से आउटपुट एनर्जी का मीनिंग ये हुआ कि लोड पॉइंट के ऊपर जो भी वर्क डन होता है उसको आप आउटपुट एनर्जी बोलते हैं. इट मींस वेरी सिंपल वर्ड्स, यू कैन से कि वर्क डन एट अ लोड पॉइंट इज नोन एज द आउटपुट एनर्जी. उसी को बेटा हम आउटपुट एनर्जी कहते हैं. सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू इनपुट एनर्जी. And it is a very essential and important phenomena of the topic, that is a principle of the machine, and the whole work is depend upon it. So the things which has written as you seeing here, output energy is equal to input energy. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं. What you mean by the output energy is equal to input energy? जैसा कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें पढ़ते हैं कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड. Only we can change the one form into another form. इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है. ऊर्जा को ना तो नष्ट करते हैं ना तो खत्म करते हैं. अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेट नहीं होगा? ऑब्वियसली
अगर ऐसा नहीं होता है तो ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का वायलेट कर जाएगा. इट मींस दैट द यूजफुल वर्क डन, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि द यूजफुल वर्क डन बाय अ मशीन दैट इज, जिसको क्या बोलेंगे बेटा, आउटपुट एनर्जी बोलेंगे, ऑन सॉरी कैन नेवर बी ग्रेटर देन द इनपुट एनर्जी. वो कभी भी इनपुट एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकता. अगर ऐसा होता है, अदरवाइज इट विल वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि नो मशीन कैन एवर have efficiency greater than 1. ऐसी कोई मशीन नहीं है जिसकी एफिशिएंसी एक से ज्यादा होती है. एक से ज्यादा होने का मतलब है कि वो 100% से भी ज्यादा वर्क डन करेगा. ऐसा कोई भी मशीन पॉसिबल नहीं है. तो इसके बेसिस पे जो मशीन का क्लासिफिकेशन मैं बताता हूं अभी आगे. फिलहाल जो ये मेन पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कैन as a such machine is possible in the universe which can work more than output energy. Okay, well, बच्चों इसके आगे जो टॉपिक आता है कि मशीन्स के टाइप क्या होते हैं, तो मैं बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए बोलता हूं कि एक होती है आइडल मशीन. व्हाट इट इज? आइडियल मशीन. ओके. एंड दूसरी होती है एक्चुअल मशीन. एक्चुअल मशीन. Another most important topic is that actual machine. One is that idle machine and another is that actual machine. What do you mean by the idle machine as well as actual machine? Idle machines are the machine, and you can say that an idle machine is that in which there is no loss of the energy. कोई एक ऐसी मशीन जिसमें कोई भी किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है. There is, so you can say that an idle machine is that in which there is no loss of the energy in any manner. किसी भी तरीके से ऊर्जा का कोई भी लॉस नहीं होता है. There is no loss of energy in any manner. In any manner. किसी भी तरीके से मतलब 100% एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं. क्या करते हैं? Idle machines are the machine which uses the 100% of the energy. Okay, so that such kinds of the machine is known as the idle machines. You can say that. So here the work output is equal to the work input. यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो work output है वो work input के equal माना जाएगा idle machine के अंतर्गत. दूसरा आपका मशीन आता है actual machine. Actual machines we are saying that actual machines are the machine in which output energy is always lesser than the input energy. अब बेटा बात करते हैं कि जो एक्चुअल मशीन है, एक्चुअल मशीन में एनर्जी का लॉस होता है. तो हम यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से रीजंस हैं. व्हाट आर द रीजंस इन विच द एनर्जी लॉसेस. तो बेसिकली हम ये पाते हैं कि किसी भी मशीन में, जो एक्चुअल मशीन की स्पेशली बात करते हैं, तो एक्चुअल मशीन में जो एनर्जी का लॉसेस होता है वो 3 तरीके से होता है. देयर इज अ 3 ways बाय एनर्जी इज गोइंग टू लॉसेस. फर्स्ट इज दैट, पहला रीजन क्या है, द मूविंग पार्ट्स इन आर दी नाइदर वेटलेस, ना तो वेटलेस होना चाहिए, एंड नॉर स्मूथ, जिसमें फ्रैक्शन भी ऐड हो जाता है, ना तो बहुत ज्यादा स्मूथ होना चाहिए. पहला टॉपिक, द मूविंग पार्ट इज एट आर नाइदर वेटलेस नॉर स्मूथ, इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अनदर टॉपिक इज दैट द स्ट्रिंग इन इट, जो उसके अंदर डोरी होती है, अगर कोई है तो, इफ एनी, सो इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक. ये इलास्टिक वर्ड को मैं टाइम लेकर के कभी बाद में आपको एलेबरेट करेंगे. वो जो डोरी होती है अगर कोई है, इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं हो. एंड थर्ड इज दैट इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. उसके जो अलग अलग पार्ट हैं वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है. इफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स आर नॉट परफेक्टली रिजिड. सो बेसिकली ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको दिए, इन 3 पॉइंट्स के अंतर्गत ही एनर्जी का लॉस होता है. तो पहला पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, इज द 3 ways by which there is a loss of the energy arises. The moving parts in, you can say that the moving parts, कौन से पार्ट्स बेटा, the moving parts in it are neither weightless
nor स्मूथ। पहला पॉइंट तो ये होता है, एंड दूसरा जो रीजन होता है, और ये इसको आप फ्रिक्शनलेस बोल सकते हो, और फ्रिक्शन TION फ्रिक्शनलेस। ओके, एंड सेकेंड टॉपिक जिसके थ्रू एनर्जी का लॉस होता है, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो ये है कि द स्ट्रिंग इन इट, क्या लिखिए बेटा, द स्ट्रिंग इन इट, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, इफ एनी, अगर कोई है तो, ओके, इफ एनी इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, इज नॉट परफेक्टली इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं होनी चाहिए। एंड थर्ड टॉपिक जो है बेटा, ओके, एनर्जी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है, वो थर्ड टॉपिक क्या है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है कि its different points are not rigid, its different points are not perfectly rigid, its different points are not perfectly rigid, वो perfectly rigid नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट हैं जिसके अंतर्गत आपका एक्चुअल मशीन में जो लॉस ऑफ एनर्जी होता है, द लॉस ऑफ द एनर्जी इन अ मशीन इज ड्यू टू द फॉलोइंग 3 reasons. First reason is that the moving parts in it neither weightless nor smooth, that is the frictionless नहीं होने चाहिए, and the string is in it if any is not perfectly elastic, वो perfectly elastic नहीं है, and its different points are not perfect rigid। तो ये 3 पॉइंट्स मेन है जिन पॉइंट्स के तहत आपका एनर्जी लॉस होता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन MA, VR एंड ईटा। ये नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इसके आगे अराइज होता है, रिलेशनशिप बिटवीन MA, VR एंड ईटा। फुल फॉर्म्स आप सब जानते ही होंगे, दैट इज द वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज एंड द इफिशियंसी। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन इफिशियंसी that is eta, mechanical advantage means MA, and finally velocity ratio that is VR। relationship between efficiency that is eta, MA, and short में लिखो that is a MA, you know, mechanical advantage you can say, mechanical advantage and velocity ratio that is VR। इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन द एफिशिएंसी MA, mechanical advantage, and the velocity ratio that is VR। Okay, just proceed it। Suppose कर लीजिए, suppose एक ऐसी suppose a machine overcomes a load L, कोई भी मशीन पे लोड L आपका लटका हुआ है, by the application of an effort E, effort E लगा करके। Okay, so in time T, समय T में, यहाँ पे लेट कर लीजिएगा, let the machine क्या लिख बोलते हैं, let the machine overcomes and load L, मशीन पे कोई एक लोड L है, by the application okay, by the application of an effort, एक एफर्ट लगा करके इन टाइम T, ओके, इज इट क्लियर बेटा? अच्छा, आगे लेट कर लीजिए, ऐसा मान लेते हैं कि लेट द डिस्प्लेसमेंट जो है एफर्ट का, वो बेटा DE है, एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड इज DL। आगे प्रोसीड पे लिख लीजिएगा, लेट द displacement of effort is DE। What is this? DE, I will highlight it, is DE
Okay, and the displacement of load is dl. जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है उसको मैंने dl है. ओके स्टूडेंट्स, तो हम जानते हैं कि जो रिलेशनशिप बेसिकली अब वर्क डन है, अगर हम बात करते हैं कि वर्क इनपुट क्या होगा, तो वर्क का पता है सभी को क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू अप्लाइड फोर्स. जो भी आप फोर्स लगाते हो एफर्ट करते हो, तो एफर्ट और लोड भी फोर्स की कैटेगरी में आएंगे. तो यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले ये जो आपका वर्क इनपुट है वो कितना होगा. सो वी नो दैट वर्क इनपुट इज इक्वल टू व्हाट आई हैव टू रिटन हियर, वर्क इनपुट, इट इज वर्क इनपुट इज इक्वल टू, वर्क इनपुट की बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे यहाँ पे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. क्या लिखेंगे, एफर्ट, व्हाट यू विल राइट है बेटा, एफर्ट इनटू में मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट. ओके, अच्छा एफर्ट बेटा मैंने इनिशियली बोला कितना एफर्ट लगाया जा रहा है, ई एफर्ट लगा करके, और जो एफर्ट में डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डीई है, डीई. सो यू कैन से दैट द वर्क इनपुट इज इक्वल टू ई इंटू डी. यू शुड बी टेक इट एज अ इक्वेशन नंबर 1. ओके गुड. आगे बात करते हैं वर्क आउटपुट. सिमिलरली हम निकालेंगे यहाँ पे कि वर्क आउटपुट क्या होता है, वर्क आउटपुट. ओके, वर्क पार्ट जहां पे आप एफर्ट यूज किए हैं वहां पे इस बार लोड आ जाएगा. So it will be equal to load into displacement of load into displacement of load. That means that load कितना है, L into dl. You can take it equation number 1. Okay students, ठीक है. जैसा कि हम डेफिनेशन, हम एफिशिएंसी जब लास्ट क्लासेस में हमने इफिशियंसी की बात की थी, तो इफिशियंसी क्या होता था, इफिशियंसी इज इक्वल्स टू द वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. दैट इज ईटा इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू ओ, द वर्क इनपुट अपॉन वर्क आउटपुट. सो यू हैव टू राइट हियर बाय definition you can say efficiency that is eta is equal to क्या बोला मैंने, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट. गॉट इट? ओके, थोड़ा सा स्पेस कम है. Well, so put these values in this equation. So here eta will equal to beta work output. We have to find that L into dl. It will be upon work input. That means E into you will say dE. So we can write it like this. Eta, it is equals to eta is equal to L upon E into, it will be dl upon dE. So this implies that we can say in next step I'm writing here eta is equal to L upon E into, can I write it like this, 1 upon dE upon dl. Okay, 1 upon dE upon dl. You know मैंने इसको 1 upon में लिख दिया, बट जैसे इसको आप ट्रांसपोज करेंगे, ये ट्रांसपोज करके फिर ऊपर ही चले जाएगा. ठीक है, हम जानते हैं क्योंकि इसके पहले जब हम पढ़े थे नेक्स्ट टॉपिक में, प्रीवियस टॉपिक ये कहता था कि जो लोड अपॉन एफर्ट होता है, क्या बेटा, जो लोड अपॉन एफर्ट होता है वही लोड अपॉन एफर्ट ही तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज है. सो यू कैन से दैट बट लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज. इन शॉर्ट वी विल राइट इट MA. एंड एक और मैंने चीज आपको ड्राइव कराई थी कि DE अपॉन DL इज द व्हाट, इट इज नोन एज द वेलोसिटी रेशियो. सो एंड dE upon dl is equal to velocity ratio, as previously I had to explain this topic. Got it beta? It is VR, and let's put in it the actual values. So it will be, therefore you will write here, therefore eta is equal to L upon E, that is a mechanical advantage, into 1 upon
there is beta is it 1 upon dE upon dl, and you know what's the value of the dE upon dl is that VR. So it will equals to VR, not a VR, it will be 1 upon VR. And you know wherever the full forms of the VR is that velocity ratio, and MA is equals to the what? Mechanical advantage. Well, so you can write it eta is equal to MA upon VR. Let's cross multiply to each and we will find out that MA is equals to eta into VR. So students, this is a required relationship between the mechanical advantage, efficiency and the velocity ratio. So what is the formula arises from here? Mechanical advantage is equal to the efficiency into velocity ratio, and this is your principal relationship between the efficiency, velocity ratio and the mechanical advantage. So thus we can say that the mechanical advantage of a machine, is equal to the product of the efficiency and the velocity ratio. It is a mathematical forms of the definition. You can also define the mechanical advantage by this way. Students, the next topic is very essential and very important topic from there, and I will continue it in the next coming classes. That is the most important is that lever. And next class we will explain very soon what is the lever, what is the role of the lever in the machines, and what are the types of the lever. So completely descriptions. We will meet you very soon, just a few days later, and then I will discuss about the topic lever. So thank you very much. Stay watch my YouTube channel Infinity classes, and please like, subscribe करना ना भूलें. Thank you very much. See you on soon.